नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान चल रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियानों में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो हेडिंग डालेंगे चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ ये अलाउद्दीन खिलजी पर वीडियो नंबर 3 रहेगा दोस्तों। इसके यानी बहुत सारे अटैक हुए थे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। चित्तौड़गढ़ वही बात है, चित्तौड़गढ़ विजय अभियान का कारण क्या था। सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ पर कारण ऐसा क्या कारण था कि यहाँ अभियान करना पड़ेगा अलाउद्दीन। तो पहला कारण है स्वाभाविक विजय। यानी वही महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सोच कह सकते हैं आप। स्वाभाविक विजय का कारण क्या है कि चित्तौड़ का किला है ना, वो बहुत प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ का किला प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ के किले में राजस्थान में एक लोकोक्ति है, गढ़ों में तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानियों में रानी पद्मावती, बाकी सब गधैया। तो ये चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में राजस्थान में लोकोक्ति है। तो आप गैस कर सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला कितना प्रसिद्ध हो। और अमीर खुसरो ने स्टार लगाना भी, अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा कहा है। सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा। और ध्यान रखना थोड़ा दोस्तों, एक लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बात मिस कर गया था, वो नोट डाउन कर लेना। यानी रणथंभौर के बारे में ऐसी अमीर खुसरो ने जब रणथंभौर की विजय हो जाती है, मैंने बताया था अमीर खुसरो साथ में था, तब अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय के उपरांत एक कमेंट पास किया था, कथन पास किया था। वो कथन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। कथन ये था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये बात कही जाती है। जबकि औरंगजेब ने जसवंत सिंह फर्स्ट यानी मारवाड़ शासक है, उसकी मृत्यु पर यह कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो ये कथन राजस्थान की परीक्षा में यानी आरएस जो दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, उनमें बहुत खूब पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग के। और किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने। और जो मैंने बताया था मध्यकालीन इतिहास का यानी जोहर के प्रथम साक्ष्य, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो तारीख ए इलाही में मिलता है, जो किसकी किताब थी? अलाउद्दीन अमीर खुसरो की थी। खैर उसका तो हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो ये अमीर खुसरो ने कहा है चित्तौड़गढ़ के, यानी इसे सातवें स्वर्ग से ऊंचा कहा है, किले को सातवें स्वर्ग से ऊंचा कहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। ये रचना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में पूरी, यानी ये शेरशाह सूरी के काल में था। तो संभवतः ये बात सही भी हो, जरूरी नहीं, क्योंकि ये घटना कब की है? तो ये घटना 1303 की है, लगभग 200 साल बाद की बात कर रही है। और इसकी रचना का नाम है पद्मावत। पद्मावत। पद्मावत में ये चर्चा कर रहा है कि इस चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मनी। यानी ये चित्तौड़ की रानी की बात कर रहा है, और चित्तौड़गढ़ की रानी का नाम है पद्मनी। ये कह रहा है कि यानी अपने ग्रंथ में लिख रहा है कि पद्मनी जब भी पान खाती थी तो पान की पी के ना उसके गले में दिखाई देती, यानी इतनी सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी उसके मंत्र मुग्ध हो गया था, इसलिए उसने इस पर अटैक कर दिया था। तो ये कारणों में से एक है। और तो और एक कारण ये भी है कि यहाँ का एक दरबारी पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन। इस राघव चेतन के निमंत्रण पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया।
यानी राघव चेतन ने इस चित्तौड़गढ़ किले की भव्यता बताई थी। और रानी पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये राघव चेतन था। तो ये भी आप ध्यान रखना। यानी कारणों में चर्चा करें तो स्वाभाविक कीजिए, यानी साम्राज्यवादी सोच, महत्वाकांक्षा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो इसके बारे में ये लिखता है कि यह तो 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। मलिक मोहम्मद जायसी जो शेरशाह सूरी के काल में हुआ था, शेरशाह सूरी के काल में ये लिखता है। इसने यानी 1540 ईस्वी में किताब लिखी जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत में ये लिखता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी जिसका नाम था पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि वह जब भी पान खाती थी तो पान की पीक है ना उसके गले में दिखाई देती थी। यानी इतनी सुंदर थी। इसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो गया था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए इसने अटैक किया था यहाँ। और तो चित्तौड़गढ़ के अभियान में एक दरबारी पंडित का भी योगदान रहता है, उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ने निमंत्रण दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों दिया था? क्योंकि आपसी वैमनस्य हो गया था। यहाँ के शासक का नाम था यानी चित्तौड़गढ़ के शासक का नाम क्या था? तो चित्तौड़गढ़ के शासक का नाम था रावल रतन सिंह। इनके बारे में ये ध्यान रखें, रावल यानी मेवाड़ में रावल शाखा का, मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक है, शाखा का अंतिम शासक। और इसके दो सेनापति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है गोरा ए बादल। सीधा प्रश्न आ जाता है दोस्तों, गोरा ए बादल का संबंध कहां से है? तो मेवाड़ से, भी चित्तौड़गढ़ से। ये किसके सेनापति थे? तो ये गोरा ए बादल इसके सेनापति। गोरा पद्मिनी का चाचा था, ये इसका भतीजा है। तो ये भी ध्यान रखें, यानी ये इसके बुआ लगती थी। ये दहेज में आए थे। चित्तौड़गढ़ का कारण पूछा जाए तो ये सब कारणों में है। कोई भी बात आप मिस मत करें, भी लिखने को आए तो सब कारण लिख सकते हैं आप। अब चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व किसने किया था? और तो और चित्तौड़गढ़ के बारे में यह भी कहा जाता है कारणों में, हाँ, यानी एक व्यक्ति है जिसका कुंभलगढ़ के शासक, मिस्टर क्या भी लिख लेना, कुंभलगढ़ के शासक, कुंभलगढ़ के शासक, सामंत कह सकते हैं आप, शासक देवपाल भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन देवपाल, मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ का किला बहुत बड़ा है और बहुत प्रसिद्ध है, तो ये पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। ये पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। अटैक कब किया? तो वही 1300। अब उल्लेख देखो अलग अलग, इस पे तो फिल्म भी बन चुकी है पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि प्रश्न कहानी है और कुछ नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने आया और पड़ाव डाल दिया, यानी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाहर पड़ाव डाल दिया अपनी सेना में। और लगभग 6 महीने सेना बैठी रहती है, लेकिन न दुर्ग को जीत पाते हैं। यानी दुर्ग के अंदर प्रवेश करना बहुत भारी बड़ी बात थी, तो दुर्ग बहुत सुरक्षित था। अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पा रहा था। और इधर से दुर्ग के अंदर आप सभी जानते हैं कि रसद सामग्री की कमी हो जाती है। अगर घर में ही बैठा रहे तो भाई रसद सामग्री कहां से आएगी? तो किसी न किसी तरीके से संधि आवश्यक हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी एक निमंत्रण भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं आया हूं तो वापस खाली हाथ नहीं लौट कर जाऊंगा। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे पद्मिनी के दर्शन करवा दीजिए, तो मैं वापस लौट जाऊंगा। अब रावल रतन सिंह जो मजबूर हो जाता है दर्शन करवाने की, यानी दिल्ली सल्तनत की सेना बाहर बैठी है और सल्तनत का बहुत बड़ा शासक है भी ये। इतनी बड़ी सेना, इसको पराजित करना बहुत बड़ी बात थी रावल रतन सिंह के लिए। लेकिन इसलिए उसने मजबूर ने निर्णय लिया कि हम सापेक्ष यानी प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जल झरोखे के दर्शन के माध्यम से आपको पद्मिनी दर्शन करवाया जाए। तो लेकिन मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी जल झरोखे के माध्यम से पद्मिनी का दर्शन भी करके आया था। और अंतिम समय में इसने कपटता के माध्यम से रावल रतन सिंह को पकड़ कर ले आया था। तब इसने ये शर्त रखी थी कि या तो आप पद्मिनी को लौटाया जाए, या तो मेरे हरम में पद्मिनी को भेजे, या रावल रतन सिंह को कटा हुआ शीश ले जाए। तब कहते हैं गोरा एवं बादल इनकी सेनाओं में आते हैं, इनके बीच में लड़ाई होती है। यानी कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे। अलाउद्दीन खिलजी विजय रहता है, एक यहाँ विजयी रहा।
अब जैसे ही विजय हुआ, चित्तौड़गढ़ विजय कर लेते हैं, चित्तौड़ विजय हुआ, रावल रतन सिंह मारा जाता है। चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय की दो बातें याद रखेंगे कि केसरिया किसने किया, तो केसरिया पुरुषों को में होता है और जौहर महिलाएं करती है, तो ये क्या हो जाएगा, शाखा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा शाखा, दूसरा शाखा। अब एक बात ये भी लिख सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का दूसरा जौहर के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, तो यहां जौहर के साक्ष्य मिलेंगे। जौहर यहां कैसा हुआ था, तो अग्नि जौहर हुआ था। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, रणथंभौर में एकमात्र जल जोर हुआ है, अग्नि जोर हुआ है। किसने, किसके नेतृत्व में, पद्मनी के नेतृत्व में। लगभग 1600 महिलाओं ने कहते हैं यहाँ पर अग्नि को समर्पित हो गई थी। पुरुषों के नेतृत्व में रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है, वो गोरा था, बादल था, ये सब इनके सेनापति थे, ये सब मारे जाते हैं। जैसे ही चित्तौड़ विजय हुई, चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इसी चित्तौड़गढ़ का नाम बदलता है और नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो ये बस मोस्ट है, चित्तौड़गढ़ का नाम बदला और नाम कर दिया था इसने खैराबाद। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान की 4 जगह अटैक करता है, 4 जगहों में 3 जगह के नाम बदलकर चला जाएगा। आगे वाले अटैक में यानी एक सिवाड़ा आ जाएगा, एक जालोर आ जाएगा, सिवाड़ा का भी नाम बदलेगा और जालोर का जलालाबाद कर देगा। तो चित्तौड़गढ़ का क्या कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिद्र खान। किसने, अपने पुत्र की स्मृति में, यानी अपने पुत्र को सौंप कर चला जाता है और नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो खैराबाद कर दिया। ये था पूरा भी चित्तौड़गढ़ अभियान। थोड़ा सा और बता देता हूं, इसके बाद में क्या होता है, यानी 1320 तक तो खिलजियों का शासन रहता है, लेकिन 1320 में आप सभी जानते हैं खिलजी वंश का अंत हो गया था। जब खिलजी वंश का अंत हो जाता है तो 1321 में चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र हो गया था, चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र। ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र कब हो गया था, तो 1321 में हो गया था। तो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। और चित्तौड़गढ़ सौंपा किसे गया था, तो 1311 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को सौंप दिया गया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मालदेव, जालोर के शासक मालदेव को सौंप दिया था। जालोर के शासक मालदेव को ये लीज पर दे दिया था। मालदेव सोनगरा इसी का नाम है भी, सोनगरा शाखा से है, तो मालदेव शासक सोनगरा को दे दिया था। लेकिन 1300 जैसे 20 में खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह, उसकी हत्या हो जाती है। जैसे ही हत्या होती है यानी मर जाता है, मरने के बाद में खिलजियों का अस्तित्व नहीं रहा, तो चित्तौड़गढ़ स्वतंत्र हो गया था। तो ये था पूरा चित्तौड़गढ़ का इतिहास। आप पूरा वीडियो देखना भी, यानी पूरा नोट्स अच्छे से बनाना, आपका कोई भी सिंगल सवाल गलत नहीं हो। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब लगा के देखना, कोई गलत नहीं है। एक छोटा सा अभियान है वो और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अभियान नोट करेंगे, मालवा का अभियान। मालवा का अभियान, मालवा का अभियान कब हुआ था, तो मालवा का अभियान हुआ था 1305 में। यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक का नाम था महलक देव, महलक देव। महलक देव के साथ में यहाँ का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था कोका प्रधान। इसी को किताबें हरचंद भी लिखती है। ये यहाँ का प्रधानमंत्री है महलक देव प्लस कोका प्रधान। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नेतृत्व दिया, एके ने नेतृत्व। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार, मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को नेतृत्व दिया था। आइन उल मुल्क यानी अब मालवा अभियान के दौरान कौन सूबेदार था, तो उत्तर क्या है, तो यहाँ क्या होता है, कोका प्रधान मारा जाता है। कोका प्रधान मारा गया। अब जैसे ही कोका प्रधान मारा जाता है, ये बहुत बड़ा सेनापति था, भी इतना बड़ा सेना नायक मारा जाता है, तो महलक देव भागकर मांडू चला जाता है। महलक देव भागकर यानी भागकर मांडू चला गया।
यहाँ इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस अभियान के दौरान यानी अब देखो ये तो खुद भग गया, तो मालवा विजय हो जाती है। मालवा विजय के बाद में आइन उल मुल्क ने चंदेरी, बिलसा और उज्जैन में लूटपाट की। बिलसा, चंदेरी और उज्जैन में खूब लूटपाट की थी। और तो इस अभियान के बाद में इसे मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा का सूबेदार बनाया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब दोस्तों मालवा के बारे में एक प्रश्न आप ध्यान रखना, भूगोल का है। मालवा को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य की कड़ी कहा जाता है। उत्तर व दक्षिण भारत के बीच की कड़ी, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच की कड़ी। तो ये था छोटा सा आपका मालवा अभियान। मालवा अभियान यानी मालवा अभियान हुआ कब था, तो 1305 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था, तो महलक देव था। यहाँ का महलक देव का प्रधानमंत्री था कोका प्रधान, जिसका नाम है हरचंद। अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को नियुक्त किया था, जो पहले कहाँ का सूबेदार था, तो मालवा का सूबेदार था। इस अभियान के दौरान कोका प्रधान की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही कोका प्रधान की मृत्यु हुई तो महलक देव भगकर कहाँ चला जाता है, मांडू, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस अभियान के बाद में इसी आइन उल मुल्क ने बिलसा, चंदेरी एवं उज्जैन में खूब लूटपाट की थी। जैसे ही लूटपाट करता है उसके बाद में इसको मालवा के सूबेदारी नियुक्त कर दिया जाता है, और मालवा को उत्तर व दक्षिण भारत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो उत्तर भारत के अभियान 2 बचे हैं, सिवाना और जालोर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।